हमारी आज की कहानी है मिठाई वाला। बहुत ही मीठे सुरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से कहकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठता। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगतीं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और रिठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका क्या दाम है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदते लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर बच्चों से कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही। अंत में दोनों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। अब रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया है। कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, ये तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने कामों में लग गई। फिर उसे कभी इस विचार पर आवश्यकता करने की भला क्यों ज़रूरत पड़ती। अब 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न निकलती होगी इसमें। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। हाँ, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अरे वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था क्या? हाँ हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था खिलौने वाला। तो वही होगा भाई, पर है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी उस मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। अरे जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ एक। क्या पता यह फिर इधर ना आए। वे भी जान पड़ता है शायद पार्क में ही खेलने निकल गए हैं बच्चे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी
पैजामा ही ढीला होकर लटक गया। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। सब एक स्वर में बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, अरे सबको देंगे भैया, जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम थोड़े ही कहीं लौट जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको मैं 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुराए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में ही है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है कि 3 नहीं 2-2 पैसे में दे दूंगा। फिर बोले, अरे तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मुझ पर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अतिप्रभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे कितनी भी हानि उठाकर चीज़ों को क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई हैं, तब मुझे इस भाव की पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही दे देंगे, ये लो। तुमको वैसी चाहिए ना? हाँ, यह नारंगी रंग की। अच्छा अच्छा, वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने मुरली पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? अच्छा, तुमने अम्मा से ठीक से तरह मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ हाँ, फिर जाओ, पैसे मांग कर लाना, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है? अरे तो क्या हुआ, ये लो, पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब तो अच्छी बताई थी, तुम गए पैसे मांगने, अच्छी तरीके से मांगे तो तुम्हें मिल गए। अच्छा, तो अब किसी और को लेना नहीं है, सब ले चुके हैं ना? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, ठीक है, तुम बुरा मत मानो, ये लो, एक तुम भी लो। अब खुश हो? अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कितना सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का छीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगती, कैसा स्वर, कैसा मीठा स्वर है इनका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने बीत गए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण होती गई। अब 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाइयाँ वाला। मिठाई वाले का वह स्वर उसके लिए बिल्कुल परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, इनकी वृद्धा दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी,
चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ लेनी हैं। ज़रा कमरे में चल कर ठहराओ। ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट से बैठ जाऊंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना भाई। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ जी? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी। कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं। कुछ मीठी, जायकेदार और बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दे दूँ? चपटी या गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ मैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं भाई, भला 25 तो देते तुम। मिठाई वाला, अरे नहीं नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला अब मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 की नहीं सही, 20 की ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई हैं, तब मुझे इस भाव की पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही दे देंगे, ये लो। तुमको वैसी चाहिए ना? हाँ, यह नारंगी रंग की। अच्छा अच्छा, वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने मुरली पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? अच्छा, तुमने अम्मा से ठीक से तरह मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ हाँ, फिर जाओ पैसे मांग कर लाना, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है? अरे तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब तो अच्छी बताई थी, तुम गए पैसे मांगने, अच्छी तरीके से मांगे तो तुम्हें मिल गए। अच्छा, तो अब किसी और को लेना नहीं है, सब ले चुके हैं ना? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा ठीक है, तुम बुरा मत मानो, ये लो, एक तुम भी लो। अब खुश हो? अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कितना सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कितना सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का छीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगती, कैसा स्वर, कैसा मीठा स्वर है इनका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने बीत गए और चले गए। फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण होती गई। अब 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला,
मिठाइयाँ वाला। मिठाई वाले का वह स्वर उसके लिए बिल्कुल परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। इनकी वृद्धा दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ लेनी हैं। जरा कमरे में चल कर ठहराओ। मैं कैसे उधर जाऊं? जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट से बैठ जाऊंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना भाई। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ जी? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी। कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं। कुछ मीठी, जायकेदार और बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दे दूं? चपटी या गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूं मैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं भाई, भला 25 तो देते तुम। मिठाई वाला, अरे नहीं नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूं। मिठाई वाला बोला, नहीं नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं क्या? मिठाई वाला बोला, नहीं नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला अब मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 की नहीं सही, 20 की ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। रोहिणी ने दादी से कहा, अरे दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में कभी और भी पहले आए थे या पहली बार आए हो, या यहीं के निवासी हो तुम? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं जी, कई और भी बार आ चुका हूँ। रोहिणी तुरंत चिक की आट से ही बोल उठी, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे ना, या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वो भी तो हमें बताओ। मैं अब उन व्यर्थ बातों पर क्या चर्चा करूं, आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अरे जब इतना बताया है तो वो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था और भीतर सांसारिक सुख था। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, हाय विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण नहीं निकले, इसलिए उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं ना, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे बाद में। उस तरह रहता, घुट घुट कर मरता, इस तरह सुख और संतोष के साथ जीता हूँ और मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी भी मिल जाती है मुझे। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं बच्चों में ही उछल कूद कर कहीं हंस रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं।
जो नहीं है उसे इसी तरह पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंखें आंसुओं से इतर हैं। इसी समय चुन्नू और मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाइयाँ मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयाँ से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नहीं नहीं भाई, अपने पैसे तो लिए जाओ। तब तक फिर आगे से सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाइयाँ वाला। यदि आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।